हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी होली। और आशा करता हूँ आप सभी का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा। तो होली तो निकल गई है, तो अपने शेड्यूल पे वापस आ जाते हैं। जैसे कि हमने प्लान करा था कि हम हर मंथ का करंट अफेयर दो पार्ट्स में या दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इन्हीं दो दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो जनवरी का तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आप देख सकते हो। और फरवरी का जो है, अब पार्ट वन ये आपके सामने आ चुका है और जल्दी ही पार्ट टू भी आ जाएगा। तो फरवरी का भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा जितना भी करंट अफेयर है। तो आज के पार्ट की शुरुआत करते हैं, पार्ट वन की पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, रिसेंटली एन इनॉग्रल डायलॉग नेम्ड आईसेट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अभी एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनॉग्रल डायलॉग है, मतलब पहली बार ये हो रहा है। ठीक है, इनॉग्रल का मतलब कोई चीज पहली बार हो रही है। तो ये पहली वार्ता है, ये किस नाम से हो रही है? आईसेट नाम से या फिर आईसीईटी। और ये इंडिया और किस देश के बीच में है? तो आपको फ्लैग से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है जो। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है ये डायलॉग, आईसेट नाम से। इसका फुल फॉर्म की बात करें आईसेट की, तो आई फॉर है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आई फॉर क्या है? इनिशिएटिव है। सी फॉर क्रिटिकल है। ई फॉर इमर्जिंग है। टी फॉर टेक्नोलॉजीज है। ठीक है। और इसका जो एक खास बात है जो इसके पार्टिसिपेंट है, इस डायलॉग के जो पार्टिसिपेंट है वो एनएसए होने वाले हैं। सॉरी, एनएसए होने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ द कंट्री। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो दोनों देशों के हैं वो, इनकी मतलब मीटिंग होगी आपस में। तो भारत की तरफ से, इंडिया की अगर बात करें, तो हमारे भारत के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है। और यूएस की तरफ से जेक सुलिवन है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। तो ये जो आईसेट मीटिंग थी ये एनएसएस के बीच में थी, और ये अजीत डोभाल जी और जेक सुलिवन ने इसको पूरा किया। ठीक है। सो द आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। अभी हाल ही में किसको पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है हमारी विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूके। यूके के द्वारा अभी किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, 13th पीएम ऑफ इंडिया। राइट। और इनका अगर जो कार्यकाल है उसकी बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने सर्व किया एस पीएम इन इंडिया। ठीक है। तो आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूके की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल बी ऑपरेशनल बाय। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक काम करने लगेगी? तो ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसी साल के अंत तक काम करने लगेगी, मतलब 2023। ठीक है, 2023। तो हाइड्रोजन ट्रेन एक्चुअल में है क्या? जो इंजन होगा वो हाइड्रोजन को यूज करेगा एज फ्यूल। ठीक है। फ्यूल की जगह क्या यूज होगा? हाइड्रोजन यूज होगा। और फ्यूल सेल की मदद से, ठीक है, फ्यूल सेल की मदद से जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट की जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और फिर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी इंजन को रन करने के लिए। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक काम करने वाली है? 2023 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है। तो 2023 है सही उत्तर। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग विल बी द फोकल कंट्री एट मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का जो इवेंट है उसका थीम कंट्री कौन होने वाला है? ठीक है। तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का जो थीम कंट्री होगा, जो फोकल कंट्री होगा, वो होने वाला है भारत। ठीक है। मैड्रिड कहां पे है? मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की कैपिटल है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था 46th एडिशन। तो ये जो 46th एडिशन हुआ था ये हुआ था कोलकाता में।
दैट इज इंडिया में हुआ था मतलब। तो इंडिया में जो थीम कंट्री था, ये जो इंडिया वाला एडिशन था जो इंडिया में कोलकाता में हुआ था, उसमें जो थीम कंट्री था वो स्पेन था। ठीक है, तो इंडिया वाला जो इंटरनेशनल बुक फेयर है उसमें जो फोकल कंट्री रखा गया था वो स्पेन को रखा गया था। और जो स्पेन में जो मैड्रिड में होगा 2025 में इंटरनेशनल बुक फेयर, उसका जो थीम कंट्री जो फोकल कंट्री होगा वो हमारा भारत होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क विच एमबीए इंस्टीट्यूट टॉप द लिस्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एमबीए इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पर है? कौन सा इंस्टीट्यूट मतलब रैंक सबसे हाई करता है, किसको सबसे अच्छा माना जाता है अगर एमबीए इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए? तो जब भी एमबीए की बात होती है तो आईएम की ही हम बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो उसमें भी सबसे ऊपर जो रैंक किया गया है वो है आईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक है, तो एमबीए इंस्टीट्यूट में टॉप किसने किया है? आईएम अहमदाबाद। ठीक, आंसर क्या हो गया? आईएम अहमदाबाद। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री वॉज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी किस कंट्री, कौन सा कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन चुका है या फिर जुड़ गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से? तो ये कंट्री है कॉन्गो। अगर इसके कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को अगर चेक करें तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का है, ब्राजील भी साउथ अमेरिका का है, और ईरान जो है वो हमारे एशिया का है। ठीक है, तो आंसर क्या है? कॉन्गो। अच्छा, अगर आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2015 को हुआ था और पेरिस में हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इसका अभी जो हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, मतलब हमारे भारत में, राइट। और अगर इसके डीजी की बात करें, जो हेड है इसके आईएसए के, जो हेड है वो है डॉक्टर अजय माथुर जी। तो डीजी कौन है? अजय माथुर जी। तो ये है आईएसए के बारे में जानकारी। ठीक है, अच्छा, आईएसए का उद्देश्य क्या था? कि आईएसए का उद्देश्य, जो अलायंस हुआ है कई सारे देशों का, पहली बात तो ये प्रपोजल हमारे भारत ने ही रखा था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रपोजल दिया था जब वो पेरिस गए हुए थे एक यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। तब उन्होंने प्रपोजल रखा था कि हमें सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम हो सके। तो ये उस समय पे फॉर्म हुआ था पेरिस में। ठीक है, 2015 में। सो आंसर इसका क्या हो गया? कॉन्गो, जो अभी अभी आईएसए का हिस्सा बना है, नया एक कंट्री है कॉन्गो। ठीक है, फ्लैग देख सकते हो आप, ये बगल में कॉन्गो का फ्लैग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अभी जो है, ये तो चलिए महाराष्ट्र का पहले बता देता हूं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की गई है, अभी नए बनाए गए हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। तो भगत सिंह किशोरी जो है वो पहले थे। ठीक है, तो इनको तो हटा देंगे। अभी जो नए बनाए गए हैं वो हैं रमेश बैस जी। तो क्या केवल महाराष्ट्र के ही बदले गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 13 स्टेट प्लस यूटी, ठीक है, मिला के हैं, जिसमें एक यूटी है और 12 स्टेट्स है। इनमें नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। अच्छा, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर को अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो भी होंगे वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर को। तो अभी बात करें, अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये किस नंबर की ये प्रेसिडेंट है? 14th है, 15th है, 13th है या 16th है? तो ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो 13 स्टेट्स की बात है तो आगे मैंने लिस्ट भी मतलब डाल रखी है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ये लिस्ट है जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं गवर्नर्स के, वो स्टेट वाइज आपको दे रखे हैं। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं रुका हूं, आप लिख भी सकते हो, देख लो आप। और इसमें एक यूटी है और वो यूटी कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, एक यूटी है और ये है लद्दाख, और बाकी 12 स्टेट्स हैं।
अब बैठा हूँ। अच्छा, गवर्नर किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में कवर होते हैं गवर्नर? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन से आर्टिकल में कवर होते हैं? तो ये होते हैं 153 आर्टिकल। आर्टिकल 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है, या होगा, ठीक। तो ये लिस्ट है, जो भी चेंजमेंट हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये पूरी लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी आपको ठीक लगे कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन February 2023, विजन फॉर हाई ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये एक प्रोग्राम है आई हेल्थ को लेकर, ये कहां पर लॉन्च हुआ है, किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी। और कैपिटल यहाँ की क्या है? गोवा की पानाजी। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत करेंगे क्या कि जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये फ्री स्पेक्टिकल्स बांटने का काम करेगी। 25,000 स्पेक्टिकल्स, चश्मे बांटेगी, ठीक है। जैसे जिनको दूर का कम दिखता है या पास का, जितने भी, वो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए ये अवेलेबल है। 25,000 चश्मे बांटे जाएंगे स्कूल्स में, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। जिनको भी लॉन्ग साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है, दूर का कम दिखता है या पास का कम दिखता है, तो उसके लिए 25,000 चश्मे बांटे जाएंगे, ठीक है। तो ये गोवा में प्रोग्राम चलाया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली एन अरेबिक अकेडमी नेम्ड अल जामिया तुस सूफिया वाज इनॉग्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, एक अरेबिक अकेडमी खोली गई है, किस नाम से? अल जामिया तुस सूफिया। तो ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया, और ये किया है मुंबई में, ठीक है। अच्छा, ये अरेबिक एकेडमी है, तो एकेडमी में बेसिकली क्या होता है? एजुकेशन होता है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाएगा, रिलीजियस एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, प्लस मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक और आध्यात्मिक स्टडीज के लिए ये खोला गया है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के लिए भी ये काम करेगा ये एकेडमी, ठीक है। और क्या ये सभी के लिए ओपन किया गया? ये जो एकेडमी है ये सभी के लिए ओपन की गई है? तो ऐसा नहीं है, ये केवल दाऊदी बोहरा एक कम्युनिटी है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, उसके लिए ये एकेडमी खोली गई है, ठीक है। दाऊदी बोरा एकेडमी के जो भी यंग वंस हैं, जो भी बच्चे हैं, वो इस एकेडमी में एजुकेशन लेंगे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और मेन स्ट्रीम एजुकेशन ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो इसका इनॉग्रेशन कहां हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट लिथियम रिजर्व वॉज डिस्कवर्ड। तो भारत का पहला लिथियम रिजर्व कहां पर खोजा गया है हाल ही में? तो ये खोजा गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ की एलजी कौन है? क्योंकि ये यूटी है, तो यहाँ की एलजी कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा जी यहाँ के यूटी हैं। थोड़ा सा अगर राइटिंग में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मैं भी अभी यूज टू नहीं हूँ लिखने का इतना, तो राइटिंग में जो भी इशू है आप समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ। मनोज सिन्हा जी यहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो जम्मू कश्मीर हमारा यूटी कब बना है? 2019 में। तो टोटल हमारे स्टेट और यूटीज कितने हैं इंडिया में? तो 28 स्टेट्स हैं। और 2019 के बाद कितने स्टेट्स हो गए, कितने यूटीज हो गए? क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, तो 8 यूटीज हैं टोटल, ठीक है। 28 स्टेट हैं अब और 8 यूटीज हैं, ठीक है, 2019 के बाद। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया सेकेंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर टेनिस वॉज इनॉग्रेटेड। तो भारत की दूसरी ट्रेनिंग सेंटर जो कि टेनिस के लिए बनाई गई है, वो कहां पर बनाई गई है? ये आपका पुणे में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, रिसेंटली हु बैक्ड द राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। तो ये राजा राम मोहन रॉय अवार्ड किसको दिया गया है अभी हाल ही में? पहली बात तो ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये जर्नलिज्म में मिलता है। ये आप देख पा रहे हो साइड में ग्राफिक से, आप समझ जाओगे। तो ये जर्नलिस्ट AB के प्रसाद जी को दिया गया है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय अवार्ड, ठीक। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस।
अभी हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो आपातकालीन स्थिति में है, किस चीज को लेकर? बिजली के संकट को लेकर। तो ये घोषणा जो की गई है कि वो बिजली के संकट में है, ये है साउथ अफ्रीका। और ये घोषणा की गई है यहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि हैं सिरिल रामाफोसा, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में कौन है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को लेकर? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वाज हेल्ड इन। अभी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां पर आयोजित हुई है? तो ये बताइए। ऑप्शन देखिए आप, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, अल आइन है। तो ऑप्शन से आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये यूएई में आयोजित हुई है। बट यूएई में किस सिटी में हुई है? तो ये हुई है दुबई में, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इन दुबई, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। अभी हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, केवल वर्ल्ड कप नहीं है, क्लब वर्ल्ड कप है 2023, किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड में। ये रहा रियल मैड्रिड का फ्लैग। फ्लैग देख के भी जो लोग जान गए होंगे, तो रियल मैड्रिड जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। अच्छा, ये 5वीं बार ये जीत रहा है, 5th टाइम, ठीक है। रियल मैड्रिड जो है 5वीं बार जीता है ये क्लब वर्ल्ड कप। अच्छा, ये इवेंट हुआ कहां था? अगर इवेंट की बात करें तो ये इवेंट हुआ है मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को में ये इवेंट हुआ है, क्लब वर्ल्ड कप है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वर्ल्ड कप में, फीफा क्लब वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप में, तो ये क्लब वर्ल्ड कप है जो मोरक्को में हुआ है, और जीता कौन है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर वाज इनॉग्रेटेड। भारत का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका? मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर की बात की गई है, तो ये उद्घाटन हुआ है कहां पर? न्यू दिल्ली में, बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी की तरफ से ये नॉलेज सेंटर खोला गया है न्यू दिल्ली में, राइट। तो आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनेस्को पीस प्राइज नेम्ड फेलिक्स होफर बोग्नी वाज अवॉर्डेड टू। अभी हाल ही में किसको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये है, साइड में आप फोटो देख सकते हो, ये है एंजेला मर्कल, जर्मन चांसलर, ठीक है। तो ये जर्मन चांसलर है, इनको नवाजा गया है यूनेस्को पीस प्राइज से। और किस लिए नवाजा गया है? क्योंकि इन्होंने मदद की है रिफ्यूजीज की, बाहर से आए हुए, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, उनकी इन्होंने असिस्ट किया था उनको, इसलिए इनको यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया। अच्छा, यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है पेरिस में, ठीक। और फ्रांस, पेरिस फ्रांस। और अगर इसके डीजी की बात करें, जो इसके हेड है, हेड कौन है यूनेस्को के? हेड है ऑद्रे अजूले, ये है हेड। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। तो हेड है, डीजी है यूनेस्को के, ऑड्रे अजूले। तो आंसर क्या हुआ? एंजेला मर्कल, यूनेस्को पीस प्राइज। नेक्स्ट है, रिसेंटली द नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन नेम्ड अमृत पैक्स 2023 वाज इनॉग्रेटेड। तो एक नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है। फिलाटेलिक वर्ड जो है, फिलाटेलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, आपने अगर पढ़ा हो कभी। तो फिलाटेलिक एग्जीबिशन थी, मतलब यहाँ पे स्टैम्प्स को शोकेस किया था। भारत के इतिहास में अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक जितने स्टैम्प्स यूज हुए हैं, उसका एग्जीबिशन लगाया गया था, और उस एग्जीबिशन का नाम था अमृत पैक्स। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है एग्जीबिशन। और इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरह से नजारा कुछ रहा होगा, जितने भी स्टैम्प्स हैं वो शोकेस किए गए, ठीक है, इस एग्जीबिशन में। अमृत पैक्स कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में एग्जीबिशन, ठीक। तो ये है किस चीज को लेकर? स्टैम्प्स को लेकर। नेक्स्ट है, रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 वाज लॉन्च्ड। तो अभी 14वां संस्करण हुआ है किसका? एरो इंडिया 2023 में, ठीक है। एरो इंडिया शो जो होता है, जिसमें कलाबाजियां दिखाई जाती हैं, एयरक्राफ्ट, जितने भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो भी हमारे इंडिया में मौजूद है, और बाहर से ग्लोबली भी लोग आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं
एरो शो करते हैं, ठीक है। तो ये इनॉग्रेट मतलब ये आयोजित हुआ है कहाँ पर, बेंगलुरु में। ये एरो शो जो ये एरो इंडिया शो है जो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है और ये 14वां संस्करण था, ठीक है। आंसर क्या हुआ, बेंगलुरु। रिसेंटली एनुअल मीटिंग ऑफ धारा 2023 वाज हेल्ड। तो ये जो एनुअल मीट है मतलब साल में एक बार ये जो मीटिंग है किस नाम से, धारा नाम से, ये कहां पर आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई है पुणे में। धारा की अगर बात करें तो धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग, डी फॉर ड्राइविंग, एच फॉर होलिस्टिक, ठीक है, ये तो है, ठीक है। ए फॉर एक्शन तक भी ठीक है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे शहर जो नदी से लगे हुए हैं, मतलब जो नदियां शहर में मतलब हैं, उनके लिए जो है वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है। वाटर मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, वहां के सुंदरीकरण के बारे में सोचते हैं, उन नदियों के सुंदरीकरण के बारे में, उस सिटी के सुंदरीकरण के बारे में, और जो वाटर इको सिस्टम है उसको कंजर्व रखने के लिए ये मीटिंग होती है धारा नाम से 2023। और ये कहाँ पे इस बार आयोजित हुई है, पुणे में। ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म में नहीं तो अगर पूछ लेंगे कि धारा में से एच का जो है, एच स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है, तो एच स्टैंड फॉर जैसे होलिस्टिक, या ए स्टैंड फॉर एक्शन, ठीक है, तो इस तरह से। तो आंसर इसका है पुणे। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन राइस कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड। दूसरा संस्करण है किसका, इंडियन राइस कांग्रेस का। कांग्रेस मतलब सम्मेलन, ठीक है। ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है उड़ीसा में। अब ऑप्शन में आप बताओ कि कौन सा सिटी उड़ीसा में है इसमें से, तो ये है कटक, कटक उड़ीसा। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन राइस कांग्रेस। द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ठीक है। तो ये 12वां संस्करण है किसका, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का एक सम्मेलन हुआ है, ठीक है, हिंदी भाषा को लेकर। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था फिजी। फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हिंदी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की हिंदी, ठीक, फिजी की। और फिजी एक आइलैंड कंट्री है, मतलब ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बीच में ये लैंड है। इसको आर्कीपिलागो भी कहा जाता है। आर्कीपिलागो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री भी बोला जाता है, ठीक। तो 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, फिजी में। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स। तो कौन सा जो है हमारा भारतीय प्लेयर है जिसने सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट ले लिए, ठीक है, तो वो है आर अश्विन जी, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट हासिल किए, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनेस्को रीऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी इन। तो अभी यूनेस्को द्वारा जो है एक टैग मिला है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ऐसी धरोहर जो अभी भी फंक्शनल है, लिविंग का मतलब यहां धरोहर से लिविंग है अगर, तो वो फंक्शनल है, मतलब काम कर रही है। ऐसी धरोहर जो अभी तक काम कर रही है। इससे पहले किसी भी यूनेस्को ने किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी धरोहर को मतलब हेरिटेज टैग किसी को नहीं दिया है जो कि फंक्शनल हो, जो काम कर रही हो। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये हमारे इंडिया में है, वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और इसका फाउंडेशन फेमस भी है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडेशन इसका कब हुआ था, 1921 में, बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, ठीक है, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये खोजा गया था 1921 में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक। और है कहां पर, ये कहां पर है, ये है आपका शांति निकेतन कोलकाता, ठीक। तो ये विश्व की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली लिविंग धरोहर है, मतलब जो फंक्शनल है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। तो ये है इंडिया में, और कहां पे है, कोलकाता में।
विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन 5th खेलो इंडिया यूथ गेम है, याद रखना 2022। ठीक है, यूथ गेम है, यूनिवर्सिटी गेम्स भी होते हैं लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यूथ गेम्स के बारे में पूछ रहा है कि 5th जो 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसमें मेडल टैली में सबसे ज्यादा मेडल्स किस स्टेट ने जीते हैं? तो ये मेडल्स सबसे ज्यादा जीते हैं महाराष्ट्र ने। अगर इनके मेडल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो 56 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, 55 सिल्वर जीते हैं और 50 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिला के इनके पास 161 मेडल्स हो गए हैं इसके बाद। ठीक है, और ये इवेंट कहां पे हुआ था? इवेंट हुआ था एमपी में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एमपी ऑप्शन में पड़ा हुआ है लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एमपी में हुआ था लेकिन एमपी जीत नहीं पाया, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मेडल ले आया। ठीक है, यूथ गेम्स है। नेक्स्ट है फीफा 2026 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, फीफा 2026 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? कनाडा में होगा, यूएस में होगा, मैक्सिको में होगा, मोरक्को में होगा, कहां पर होगा? तो ये कनाडा में भी होगा, यूएस में भी होगा, मैक्सिको में भी होगा, केवल इसको हटा दीजिए। इन तीनों को मिला के 16 सिटीज में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जिसमें से यूएस में ही 11 सिटीज में किया जाएगा। ठीक, और बाकी जो 5 सिटीज हैं वो कनाडा और मैक्सिको के होंगे। ठीक, तो फीफा 2026 वर्ल्ड कप कहां होगा? कनाडा, यूएस और मैक्सिको। अच्छा, 2022 वाला भी फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ था 2022 में, तो ये कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ था। तो इसके विजेता कौन रहे थे? कौन जीता था? अर्जेंटीना जीती थी। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन जीता है फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। अब 2026 में देखते हैं कौन जीता है। अच्छा, अभी तक सबसे ज्यादा टाइटल्स वर्ल्ड कप के, फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा टाइटल्स किसके पास है? सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? तो वो जीता है ब्राजील। ठीक, 5 टाइटल्स हैं टोटल इनके पास, ब्राजील के पास। ठीक, नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड इन, पहला एडिशन होने जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक हम देखते थे आईपीएल होता था, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें मेन क्रिकेट टीम्स खेलते थे, मतलब मैं जितने भी पुरुष जो खिलाड़ी हैं वो खेलते थे। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वुमेन क्रिकेट टीम्स भी खेलेंगी आईपीएल। ठीक, लाइक आईपीएल। ठीक है, तो ये हो रहा है, आयोजित होगा पहला मुंबई में। ठीक है, और इसका स्पॉन्सर कौन होगा? पहला जो वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है उसका स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। ठीक, टाटा इंडस्ट्रीज। तो मुंबई में आयोजित होगा रिसेंटली। अच्छा, एक चीज और है कि इस बार की जो, जैसा हमें पता है कि आईपीएल में ऑक्शंस होता है, प्लेयर का ऑक्शन होता है प्लेयर्स का, तो इस बार जो वुमेन क्रिकेटर्स में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर रही हैं वो हैं स्मृति मंधना जी। ठीक, स्मृति मंधना मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही हैं और ये आरसीबी की तरफ से खेलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द नमामि गंगा मिशन टिल डैश। ठीक है, तो अभी भारत सरकार ने एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है नमामि गंगा मिशन को, टाइम पीरियड जो था उसका बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? तो ये 2026 तक के लिए ये मिशन एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और अच्छा, लॉन्च कब हुआ था ये? तो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तभी ये लॉन्च किया गया था। और इन शॉर्ट इसका जो मेन उद्देश्य था वो था गंगा को और उसकी सहायक नदियों को साफ करना। ठीक है, और वहां का जितना भी रिवर इकोसिस्टम है उसको कंजर्व रखना और अच्छे से सुसज्जित रखना, साफ रखना। ठीक है, आसपास की लोकेशन को भी अच्छा रखना। ठीक, तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी स्कीम और 2026 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस वन द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, अभी किस स्टेट पुलिस ने जीता है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? ठीक है, तो ये हरियाणा स्टेट पुलिस ने जीता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। इसको राष्ट्रपति निशान नाम से भी इस अवार्ड को जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति निशान नाम से भी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को जाना जाता है। ये किसको मिला है? हरियाणा स्टेट पुलिस को। नेक्स्ट है द सेकेंड ग्लोबल हैकाथन नेम्ड हार्बिंगर 2023 was organized by,
ठीक है। तो ये हार्बिंगर नाम की एक ग्लोबल हैकाथन है, एनुअल मीटिंग कह सकते हो कि ग्लोबली लोग यहाँ पर आते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, प्रोग्रामर्स हैं, ग्लोबली लोग आते हैं, अपने सॉल्यूशंस देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आरबीआई हमारी जो है वो इस ग्लोबल हैकाथन को ऑर्गेनाइज कराती है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग में, वो हमको ग्लोबली लोग आकर एक जगह पर दें, अपने सॉल्यूशंस को शेयर करें, इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ठीक है। तो इसमें नाम में भी छुपा हुआ है हार्बिंगर, ठीक है। आरबीआई यहां पर आपको दिख रहा है, तो ये आरबीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक, ग्लोबल हैकाथन। और ये दूसरा संस्करण है, ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट है, विच आईआईटी वन द ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड इन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो हमें पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी कहां थी, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, कहां हुई थी? दुबई में, ठीक है। तो इस समिट में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, किस आईआईटी को दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया गया है। तो ये दिया गया है आईआईटी इंदौर को, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली डैश साइंड अ डील विद यूएस फॉर 22 बोइंग प्लेन्स अंडर यूएस इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी किसने डील करी है, डील साइन या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यूएस के साथ, किस चीज के लिए? 220 बोइंग प्लेन्स को लेकर, ठीक है, कि खरीदेंगे यूएस से अंडर यूएस इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये 220 बोइंग प्लेन्स खरीदे जा रहे हैं, कितने में? 34 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। 34 बिलियन डॉलर्स में ये 220 बोइंग प्लेन्स खरीदेगा। और कौन खरीदेगा? ये हमारा कॉमर्शियल एयरलाइन एयर इंडिया खरीदेगा, जिसके मालिक हैं टाटा, ठीक है, टाटा ग्रुप, ठीक, ओन्ड बाय टाटा ग्रुप। तो एयर इंडिया ने यूएस के साथ डील करा है और ये 220 बोइंग प्लेन्स खरीद रहे हैं, ठीक है, यूएस से, एट द कॉस्ट ऑफ $34 बिलियन। नेक्स्ट है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल वॉज लॉन्च बाय। अभी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि जो गरीब हैं और जो गरीब परिवार हैं उनकी एक फैमिली आईडी होगी, और हर परिवार में से किसी एक को जो राज्य सरकार है वो रोजगार देने का काम करेगी, ठीक है। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश सरकार, जहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, ये सीएम है यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय 2024 अ मार्स मिशन अंडर सिंप्लेक्स प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड बाय नासा एंड। तो एक नासा ने जो है मार्स मिशन को, मतलब एक सोचा है कि 2024 तक वो मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, ठीक है, या नासा किसके साथ मिलकर ये मिशन को पूरा कर रहा है अंडर सिंप्लेक्स प्रोग्राम, ठीक है। तो नासा जो है ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को पूरा करेगा, और ब्लू ओरिजिन ने नासा से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो इस बार लॉन्च करेगा, ठीक है, इस मिशन को। और ये लॉन्च करेगा किस रॉकेट के थ्रू? इनका ही बनाया हुआ, ब्लू ओरिजिन का बनाया हुआ रॉकेट है न्यू ग्लेन, ठीक है। ये अब रॉकेट जो देख रहे हो ये न्यू ग्लेन है, जिससे मार्स मिशन लॉन्च होगा। और ये ब्लू ओरिजिन द्वारा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो मालिक हैं ब्लू ओरिजिन के, वो हैं जेफ बेजोस, द फाउंडर ऑफ Amazon, ठीक, ठीक है। तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है मार्स मिशन का लॉन्च करने का? नासा ने किसको दे दिया है? ब्लू ओरिजिन को, ठीक है। और इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस। 2024 तक का ये प्लान है। नेक्स्ट है, विच इंडियन गोल्फर वन द टाइटल इन केन्या ओपन 2023। तो ये जो केन्या ओपन 2023 है, तो ये गोल्फ का इवेंट है, ये गोल्फ स्पोर्ट्स का इवेंट है। ये किसने जीता है? ठीक है, इंडियन गोल्फर है। तो आप बताओ इसमें से। तो ये है अदिति अशोक जी। यहाँ पे आप साइड में इनका पिक्चर देख सकते हो, ये अदिति अशोक है। और ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक किस गेम से या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक। और इन्होंने केन्या ओपन 2023 भी जीता है। रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन।
तो अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023, ये कहां पर आयोजित की गई है, कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद 2027 एशिया कप, ठीक है, एशिया कप है फुटबॉल का, ठीक है। तो ये कहां पर 2027 का जो फुटबॉल कप है, एशियन कप, ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा 27 सऊदी अरब में, ठीक है। अच्छा, 2023 वाला कहां होने वाला है? 2023 वाला कतर में होगा, ठीक है, कतर में होगा। एक्चुअल में ये पोस्टपोन कर दिया गया है, अब ये 2024 में होगा कतर में, ठीक। तो 2027 का एशियन कप फुटबॉल से जो फुटबॉल का जो होगा विल बी हेल्ड इन सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरेबिया। इंडिया 5th नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट इनॉग्रेटेड इन, अभी हाल ही में भारत का 5वां नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट है, ये कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका? तो इसका उद्घाटन हुआ है देवघर में, ठीक है। अब जिनको पता है कि देवघर कहां है तो वो बता देंगे कि ये झारखंड में है, ठीक है। तो इंडिया का 5वां नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? झारखंड में हुआ है, ठीक है। अच्छा, 5वां हुआ है तो पहला कहां हुआ था? तो पहला हुआ था गुजरात में। राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। पहला गुजरात में हुआ था। यूरिया बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन की नीड को पूरा करता है, ठीक, नाइट्रोजन की नीड को पूरा करता है, और इसको कार्बामाइड भी बोला जाता है, कार्बामाइड भी बोला जाता है, ठीक, कार्बामाइड, ठीक। अच्छा, पहले से यूरिया अवेलेबल है, ग्रेनुअल फॉर्म में अवेलेबल था, जैसे कि शुगर होती है दानेदार, तो उसमें यूरिया अवेलेबल था, तो फिर लिक्विड ये जो नैनो यूरिया बनाने की क्या जरूरत थी? तो जब भी कभी ऑल्टरनेटिव बनाया जाता है तो बेसिकली उसका उद्देश्य होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है, और एफिशिएंसी भी ज्यादा हो, वरना फिर बदलने का फायदा क्या है? तो इसलिए जो नैनो यूरिया है ना, ये कम क्वांटिटी में ज्यादा काम करती है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि 50 केजी की बोरी जो है जितना काम करती थी, अब वो 500 ml या 1 लीटर की बॉटल ही कर देगी, ठीक है। तो लिक्विड होने के कारण आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे वेस्ट कम होगा और जो हमारा जितनी भी क्रॉप्स हैं वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और कम मटेरियल रिक्वायरमेंट है, मतलब कम जरूरत पड़ती है, ठीक। झारखंड में इंडिया 5th नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। रिसेंटली हु बिकेम द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, ठीक है। अभी कौन मेंबर बना है? याद रखना, मेंबर है, ठीक है, मेंबर बना है, सदस्य बना है किसका? प्रधानमंत्री जी के पास एक आर्थिक सलाहकार परिषद होता है, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है पीएम के पास। उसका सदस्य अभी किसको बनाया गया हाल ही में? तो ये बनाया गया है शमिका रवि जी को, ठीक। तो ये शमिका रवि जी जो है मेंबर बनी है, और इसके अगर हेड की बात करें तो ईएसी हेड कौन है? तो वो है विवेक देबरॉय जी, ठीक। थोड़ा सा कट हो गया, समझिएगा, विवेक देबरॉय हेड है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये विवेक देबरॉय हेड है, ठीक है, ईएसी पीएम, ठीक। और मेंबर कौन बनी है? शमिका रवि जी, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मॉर्निंग कंसल्ट, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। एक यूएस बेस्ड रिपोर्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट नाम है जिसका, उसके आधार पर विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय नेता कौन है? तो वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। 78% रेटिंग के साथ ये सबसे आगे चल रहे हैं पॉपुलर लीडर की लिस्ट में। नेक्स्ट है, which song won the title for the song of the year in 65th Grammy Awards 2023। अभी ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं और ये 65वां संस्करण है, ठीक है, 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, और ये 65 इस इवेंट का 65th एडिशन था। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? ये मिला है जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और ये इसकी कंपोजर है, सिंगर है, इनका नाम है बोनी रायत, ठीक है। यही सॉन्ग की कंपोजर हैं, यही सॉन्ग की सिंगर है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट को मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर।
ग्रैमी अवार्ड, ठीक। विच स्टेट वन द इनॉग्रल इवेंट ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है क्योंकि ये इनॉग्रल इवेंट है, पहली बार नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है, बीच पर हुई है पहली बार सॉकर चैंपियनशिप। तो ये कहां पर, इस पे इसका विजेता कौन रहा है, विजेता की बात बाद में करते हैं, पहले ये बताओ ये इवेंट हुआ क्या है, क्योंकि पहली बार बीच सॉकर चैंपियनशिप हो रही है, तो 21 बीच पे हुई है। तो ये हुआ है सूरत में, और सूरत में दूमास बीच पे हुआ है, ठीक है, दूमास बीच में हुआ है। अब विजेता की बात करते हैं, तो इस इवेंट को जीता किसने, केरला ने जीता है वर्सेस पंजाब, ठीक है, पंजाब रनर अप रहा है और केरला विनर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हारा है केरला से, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली आईआरसीटीसी लॉन्च द व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी कॉल्ड। अभी हाल ही में आईआरसीटीसी, ठीक है, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसने लॉन्च किया है एक व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी। मतलब वो व्हाट्सएप के थ्रू, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू फूड ऑर्डर कर सकते हैं और आपको डिलीवर होगा। तो इस फैसिलिटी का नाम क्या था, या क्या वो ऐप है जिससे ये आप कर सकते हो, आईआरसीटी की तरफ से लॉन्च किया गया है, व्हाट्सएप की तरफ से नहीं। तो ये नाम है जूप, ठीक है, जूप फैसिलिटी है आईआरसीटी की तरफ से, जो कि आपको फूड डिलीवरी करवाएगी थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा, अगर रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो जूप है जो आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट, जूप सर्विस। नेक्स्ट है, यायासो became the first biodiversity heritage site of which state और यूटी, ठीक है। तो यायासो नाम की एक लेक है, ये लेक है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये लेक है, ये कहां पर है, जिसको ये बन गई है, क्या बन गई है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट को बिलोंग करती है, ये है लद्दाख, ठीक है। इसको बर्ड्स पैराडाइज भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब चिड़ियों का स्वर्ग, यायासो लेक को, और ये कहां पर है, लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख की अगर एलजी की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो ये है बीडी मिश्रा, अभी लिस्ट में भी ये नए हैं, चेंज किए गए हैं, तो पूछा जा सकता है, ठीक। और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट जो है स्टेट द्वारा इसको घोषित किया गया है, ठीक, लद्दाख स्टेट द्वारा, यायासो लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन जिमनास्ट वाज इम्पोज्ड अ 21 मंथ बैन बाय आईटीए। तो अभी किस इंडियन जिमनास्ट के ऊपर, ये एथलीट हैं, जिमनास्ट हैं, किस इंडियन जिमनास्ट के ऊपर 21 मंथ का बैन लगाया गया बाय द आईटीए। आईटीए क्या है, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये, और ये बैन लगा है दीपा कर्माकर जी के ऊपर, ठीक है, और ये जिमनास्ट है, ठीक। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की बात करें, साक्षी मलिक ये रेसलर है, ठीक, ये रेसलिंग करती, लवलीना जी जो है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो दीपा कर्माकर जो है जिनके ऊपर 21 मंथ का बैन लगाया बाय द आईटीए। अच्छा, आईटीए का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लाउसन में, लाउसन स्विट्जरलैंड, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप समझना, राइटिंग को इग्नोर करना, लाउसन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। बेसिकली ये काम क्या करती है, एंटी डोपिंग टेस्ट करती है, कि किसी ने भी अगर इस तरह के इलीगल प्रोडक्ट्स को या सब्सटेंस को कंज्यूम किया है बिफोर द इवेंट, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर पाए, तो उसके ऊपर उसको सजा दी जाती है, जैसे कि 21 मंथ का बैन लगा दिया गया है, और इनको डोपिंग टेस्ट में पाया गया होगा कि इन्होंने डोपिंग की है, मतलब इलीगल सब्सटेंस का यूज करा है, ठीक। तो 21 मंथ का बैन है किसकी तरफ से, आईटीए की तरफ से, ऑन दीपक कर्माकर जी, जो कि जिमनास्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो अभी भारत में मनाया गया है इंडिया एनर्जी वीक 2023, और ये कहां पर मनाया गया है, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी इवेंट में
पीएम मोदी जी ने जो है E20 फ्यूल को लॉन्च करा। E20 का मतलब 20% इथेनॉल होगा इसमें और 80% आपका गैसोलीन होगा, ठीक, पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिक्सचर बना, मतलब अभी E10 भी यूज हुआ था, E10 भी लाया गया था, तो E20 ला दिया गया है। 20% इथेनॉल रहेगा और 80% आपका पेट्रोल रहेगा, गैसोलीन, ठीक। अच्छा, ये करा क्यों जा रहा है, ठीक है, ये इथेनॉल ब्रांडिंग क्यों की जा रही है? तो उसके उद्देश्य है कि कार्बन एमिशन को हम कम कर सके, ठीक, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाने की एक उद्देश्य है, और जिससे कार्बन एमिशन को थोड़ा सा कट किया जा सके। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? तो हमारे भारत की तरफ से एक घोषणा की गई है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, ठीक। नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा हमारा भारत। कब तक बन जाएगा? ये हमारे भारत की तरफ से घोषणा कब तक का ये लक्ष्य लिया गया है? तो ये 2070 तक का लिया गया है। उसी की दिशा में ये कदम है, ठीक है। तो 2070 तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश, वो कार्बन एमिशन के मामले में जीरो पर होगा, ठीक। नेक्स्ट है 36 सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो ये 36वां सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला है, हस्तशिल्प मेला, जहां पे हाथ से बनी हुई चीजें जो है एग्जीबिशन में शोकेस की जाएंगी। तो ये मेला लगाया गया है, ये कहां पर आयोजित हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है हरियाणा, फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा में ये सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड 50 बसेस टू अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। अभी हाल ही में इंडिया ने डिलीवर करा है 50 बसेस, किस कंट्री को? अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो ये दिया है श्रीलंका को। एक्चुअल में अशोक लीलैंड जो है हमारी जो इंडिया की कंपनी है, जो कि हैवी मोटर व्हीकल बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, जैसे ट्रक्स, बस, तो ये बनाने का काम करती है। तो इसको 500 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है, जिसमें से 70 ये पहले भी डिलीवर कर चुके हैं और 50 अभी फिर से डिलीवर की है। और ये डिलीवर की है, इसको लिया है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जो कि है कौन है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे, ठीक। इनको डिलीवर की 50 अभी 50 बसेस डिलीवर की हैं, 70 पहले भी की जा चुकी हैं और 500 बसेस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये श्रीलंका को डिलीवर की गई है। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन पावर्ड बाय हैवी ड्यूटी ट्रक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, ऐसा इंजन जो कि हाइड्रोजन को यूज करे फॉर फ्यूल, ठीक है, काम करने के लिए एज फ्यूल। वो क्या यूज, वो इंजन में क्या यूज होगा? हाइड्रोजन यूज होगा। तो ऐसा इंजन बनाया गया है किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, इन पार्टनरशिप विद अशोक लीलैंड, ठीक है, क्योंकि ये हैवी ट्रक में यूज होगा। और ट्रक बनाने की जो हम सबसे कॉमन कंपनी देखते हैं या कॉमन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो सबसे बड़ा, वो है अशोक लीलैंड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टनरशिप किया अशोक लीलैंड के साथ टू मेक सच ट्रक्स और सच इंजन जो कि हैवी ट्रक में यूज होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज करेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। पहला फॉर्मूला ई रेस इंपॉर्टेंट इसलिए, F1 रेस कई बार देखी गई, ऐसी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन ये ई रेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हुई हैं इस फॉर्मूला वन रेस में, ठीक है। तो इस F1 रेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हुई है, और ये जो इवेंट हुआ है पहला, दुनिया का, विश्व का पहला इवेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़े हैं, और ये हुआ कहां पर है? हैदराबाद में, ठीक है। और इसके जो विनर रहे इवेंट के, वो रहे जीन एरिक। ये हैं जीन एरिक, ये आप देख पा रहे हो साइड में इनकी पिक्चर है, जीन एरिक, और ये कहां को बिलोंग करते हैं? फ्रांस को, ठीक। तो फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस इन इंडिया, ये कहां पे हुआ इवेंट? हैदराबाद में। रिसेंटली एन AI चैटबॉट नेम्ड बार्ड इज लॉन्च्ड बाय। अभी एक चैटबॉट है, चैटबॉट एक्चुअल में है क्या?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि ह्यूमन लाइक बिहेव करे, ठीक है। हम उससे कोई भी चीज, उसको हम इंस्टॉल करें अपने फोन में, हम उससे कोई भी चीज मैसेज में अगर लिख के या टेक्स्ट में उससे कोई भी चीज उससे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि वो ह्यूमन लाइक बिहेव करेगा, ठीक है, हमें आंसर करेगा, ठीक है, जैसे एक फ्रेंड कर सकता है या कोई इंसान कर सकता है। तो एआई का यूज करके बार्ड नाम का चैट बॉट बनाया गया है और ये बनाया गया है गूगल द्वारा, ठीक है, बार्ड। अच्छा, अभी इसी तरह चैट जीपीटी बहुत फेमस हुआ था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई द्वारा, ठीक। तो ओपन एआई द्वारा कौन सा किया गया? चैट जीपीटी। और बार्ड नाम का जो चैट बॉट है वो गूगल द्वारा लॉन्च कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंटर हैज अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ पीएम कुसुम स्कीम टिल। तो अभी हाल ही में सेंटर ने अनाउंसमेंट किया है, किसका एक्सटेंशन किया है, बढ़ाया है किसको? पीएम कुसुम स्कीम को, ठीक है। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कुसुम स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में लॉन्च हुई थी, ठीक। अच्छा, कुसुम स्कीम है किस चीज के लिए? तो आप अगर बगल में देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सोलराइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर में किस तरह हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स बनाए गए थे, मतलब 3 कंपोनेंट बनाए गए थे। तो पहले कंपोनेंट में ये था कि हम 10,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक है, सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक। कंपोनेंट बी में था कि 20 लाख सोलर पंप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, सोलर पंप इंस्टॉलेशन। और तीसरा कंपोनेंट ये था कि जो 15 लाख पहले से ही जो पंप कनेक्शन है, ग्रिड कनेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहा है, उनका भी हम सोलराइजेशन कर देंगे, ठीक है, उनका भी सौरीकरण कर दिया जाएगा ताकि वो सन की एनर्जी यूज करके काम करें, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था कि 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट बनाएंगे, सोलर पावर प्लांट। और दूसरा कंपोनेंट था कि 20 लाख सोलर पंप इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा कंपोनेंट था 15 लाख जो पहले से ग्रिड कनेक्शंस हैं, जो पंप ग्रिड कनेक्शन है, उनको हम सोलराइज कर देंगे, ठीक है, उनका सौरीकरण कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये स्कीम कब तक बढ़ा दी गई है? 226 तक कर दी गई है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो ये किस कंट्री को मदद करने के लिए इंडिया ने अनाउंस करा है? तो ये किया है तुर्की को मदद करने के लिए। अब इसका नाम तुर्कीये हो गया है, ठीक, तुर्कीये हो गया। और किसके चलते ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया है? अभी तुर्की में हाल ही में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक रिपोर्ट किया गया था, जिसके चलते वहां पर काफी ज्यादा थोड़ी कैजुअलिटीज भी हुई, लगभग 98 लोग जो है, 95 या 98 लोग मर गए हैं। तो ऑपरेशन दोस्त जो है हेल्थ असिस्टेंस एक तरह से और रेस्क्यू प्रोग्राम है, ठीक है, एंड रेस्क्यू भारत की तरफ से जो भी स्वास्थ्य सहायता हो सकती है तुर्की को दी जाएगी, और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो सकती है, जान बचाने की जो भी मतलब हेल्प हो सकती है, उसमें कर रहा है भारत हमारा ऑपरेशन दोस्त के नाम पे। तो ये किसके साथ चलाया गया? तुर्की के साथ, ठीक। रिसेंटली क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन वाज लॉन्च बाय। अभी हाल ही में क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करी गई, किसके द्वारा? तो क्यूआर बेस्ड क्या है कि क्यूआर आप स्कैन करोगे और आपको कॉइन मिलेंगे, ठीक है, कॉइन मतलब निकलेंगे, ठीक। तो ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। जैसे अभी हम एटीएम में जाते हैं तो हम क्यूआर स्कैन करते हैं, क्यूआर की भी सर्विस होती है ना, तो हमें कैश मिलता है, नोट्स मिलते हैं। तो इसी तरह कॉइन्स भी, कॉइन वेंडिंग मशीन भी लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 विच कंट्री टॉप्ड द इंडेक्स। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2023 की, जो कि यूएन रिलीज करता है, तो इसमें कौन टॉप पर रहा है? तो हिंट के लिए कह सकते हैं कि इसमें फन 5 फिन, ठीक। फन का मतलब क्या? हैप्पी रहते हैं आप, खुश रहते हैं, ठीक। 5 का मतलब 5वीं बार, ठीक है, फॉर द 5th टाइम फिनलैंड इसको लिस्ट को टॉप कर चुका है, ठीक है। तो फिनलैंड सबसे ऊपर रहा है अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, ठीक।
फिनलैंड है टॉप पर, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक, फिनलैंड। फन 5 फिन। नेक्स्ट है अ सैटेलाइट नेम्ड निसार विल बी लॉन्च्ड बाय। तो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार, ये किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च करी जाएगी नासा और इसरो द्वारा, दोनों के द्वारा, ठीक है। नाम में ही शामिल है नासा, इसरो, और ये सार इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है सिंथेटिक एपर्चर रेडार, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। और ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किस लिए की जा रही है? बेसिकली मॉनिटर करने के लिए। अब क्या, किन चीजों को ये मॉनिटर करेगी? तो ये करेगी हिमालयन ग्लेशियर्स को, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जैसे, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या क्या हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए हिमालयन ग्लेशियर्स को ये सैटेलाइट भेजी जाएगी। और दूसरा है लैंडस्लाइड्स को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। और तीसरा तटीय रेखा को भी मॉनिटर करेगी, कोस्ट लाइंस को, ठीक है। तो ये तीन चीजें मॉनिटर करने के लिए निसार सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी बाय नासा एंड इसरो टुगेदर, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली अ साइक्लोन नेम्ड गैब्रियल वाज रिपोर्टेड इन। अभी हाल ही में एक साइक्लोन जिसका नाम है गैब्रियल, ये लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? सॉरी, कहां पर रिपोर्ट किया गया है? ये जो साइक्लोन गैब्रियल नाम का साइक्लोन है, ये कहां पर रिपोर्ट किया गया है? ये न्यूजीलैंड में रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ के जो पीएम है न्यूजीलैंड के कौन है? अभी जनवरी में ये आया था, जनवरी में ही ये पीएम बने, और ये बने हैं क्रिस हिपकिंस, ठीक। क्रिस हिपकिंस बने हैं न्यूजीलैंड के नए पीएम। साइक्लोन गैब्रियल, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है अ बुक नेम्ड विक्ट्री सिटी इज ऑथर्ड बाय। ये जो बुक है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर हैं सलमान रश्दी, ठीक है। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन 2020 वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, ठीक है। तो अभी 2020 वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन क्रिकेट टीम के बीच में। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक। साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ है, आयोजित हुआ है। बट इसका जो विजेता रहा है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया वन द इवेंट, और साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ था, ठीक। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट है रिसेंटली काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका? तो ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, और पार्ट 1 में 61 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से लगभग इतने ही या इससे कम ही होंगे पार्ट 2 में हम लाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। सी यू।